नमस्कार दोस्तों, मैं BS चहार आज सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करना चाहता हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि वुमेन हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 क्या है, कैसे वर्क प्लेस पे कोई विमेन एम्प्लॉय हरासमेंट को अवॉइड कर सकती है और कैसे वो अगर उसकी हरासमेंट होती है, सेक्सुअल हरासमेंट होती है, तो कैसे वो जस्टिस ले सकती है। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। उस एक्ट के अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो पब्लिक है, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, स्कूल है, कॉलेज है, नर्सिंग होम है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन साथियों जहां संख्या 10 एम्प्लॉयज़ की 10 या उससे ज़्यादा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ उस एक्ट के अकॉर्डिंग सिस्टम मैकेनिज्म तैयार करना है, सो दैट अगर किसी वुमेन एम्प्लॉय के साथ कुछ हरासमेंट होती है तो उसको जस्टिस मिल सके। अब बात करते हैं कि इस एक्ट को बेसिकली दो तरीके से देखा जा सकता है साथियों। एक तो वर्क प्लेस पे जो हरासमेंट होती है वो उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन का आदमी करे, और दूसरा वो जहां काम कर रही है उससे रिलेटेड कोई कस्टमर है या कोई और ऐसी एजेंसी है जिसके साथ उस ऑर्गेनाइजेशन की डीलिंग चली हुई है, और उस थर्ड पार्टी जो थर्ड फर्म है, कॉन्ट्रैक्ट फर्म है, उसका कोई एम्प्लॉय करे। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काम कर रहे हैं एक उसका एम्प्लॉय करे, या उसको छोड़कर कोई भी आदमी ऐसा हो सकता है अगर वो वुमेन की हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश करता है तो उसके अगेंस्ट इस एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं। साथियों, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, उसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्टाफ, कोई एम्प्लॉय किसी विमेन एम्प्लॉय के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता है, तब ये एक्ट उस पर एप्लीकेबल होता है। लेकिन बाहर का कोई मेल मेंबर उस विमेन एम्प्लॉय के साथ हरासमेंट करता है तो उस केस में IPC की जो धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई होती है, और उस केस में भी उस ऑर्गेनाइजेशन ने जिसमें वो वुमेन काम कर रही है उसने उसकी पूरी हेल्प करनी है, FIR रजिस्ट्रेशन में, लीगल प्रोसेस में, उसकी फिजिकल सिक्योरिटी में। अब बात करते हैं कि बैंक में ये मैकेनिज्म क्या है, ये पॉलिसी क्या है इसको लेके। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कौन कौन से एक्ट सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आते हैं। जब कोई मेल एम्प्लॉय किसी फीमेल कलीग को फिजिकली टच करता है या फिजिकल एडवांसमेंट की कोशिश करता है, उसको रिक्वेस्ट या डिमांड करता है फिजिकल रिलेशनशिप्स के लिए, उसको उसकी विल के अगेंस्ट पोर्नोग्राफी दिखाता है, या कोई वर्बल, फिजिकल या नॉन वर्बल ऐसे कंडक्ट करता है जो एज गुड एज सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आते हैं, या कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स से किसी विमेन की तरफ, अपनी विमेन कलीग की तरफ कोई ऐसा इशारा करता है, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आता है। साथियों, इन 5 में से बताए गए कोई भी एक या इनके कॉम्बिनेशन के कोई भी एक्ट हो वो सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आते हैं। साथियों, ऊपर बताए गए 5 एक्ट्स के साथ अगर कोई एम्प्लॉयर या उसका मेल एम्प्लॉय अपने फीमेल एम्प्लॉय को ये बोलता है कि मैं तुझे एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंस दिलवाऊंगा, या मैं तेरा कैरियर खराब कर दूंगा, या मैं तेरा प्रेजेंट और फ्यूचर का जो कैरियर है उसको मैं तेरे को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, या जो वर्क प्लेस है उसको इंटिमिडेटिंग, डरावना, ऑफेंसिव, हॉस्टाइल, या जो वर्किंग नहीं है ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, या कोई ह्यूमिलेटिंग रिमार्क्स करता है, उसकी बेइज्जती करता है, इन ऊपर के 5 एक्ट्स के साथ साथ अगर ऐसा कुछ करता है और उसका पर्पस उसको हरास करना है, कोई भी सेक्सुअल फेवर गेन करना है, तो उस केस में वो फीमेल एम्प्लॉय सेक्सुअल हरासमेंट का जो कंप्लेंट है वो अपनी रजिस्टर करा सकती है, कंप्लेंट फाइल कर सकती है। अब बात करते हैं कि फाइल किसको करनी है, इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है। साथियों, सभी बैंकों ने गवर्नमेंट के 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग एक कमेटी अपने हेड ऑफिस में बनाई है और अपने जोनल ऑफिसेज में भी एक एक कमेटी बनाई है। सबसे पहले बात करते हैं कि हेड ऑफिस की कमेटी कैसे कंस्टिट्यूट होती है। उसमें कोई सीनियर
फीमेल ऑफिसर जो वहाँ हेड ऑफिस में काम कर रही है वो, और दूसरे 3-4 ऑफिसर्स जो वहाँ काम कर रहे हैं वो, एक एम्प्लॉय, एक आदमी हमें किसी एनजीओ से लेना होता है जिसका एक्सपर्टीज़ है सोशल कोज में, विमेन एम्पावरमेंट में और विमेन एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट वो फाइट कर रहा है। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई एक मेंबर उस कमेटी में लिया जा सकता है और एक मेल मेंबर कमेटी में होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ कंडीशन ये है कि 50% या मोर देन 50% फीमेल मेंबर्स उस कमेटी का पार्ट होनी चाहिए। जो फीमेल सीनियर मोस्ट फीमेल मेंबर ऑफिसर होती है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको बोला जाता है उस कमेटी का। और ऐसे ही जोनल ऑफिस पे साथियों कि स्केल 3 या इससे ऊपर की जो विमेन ऑफिसर है वो चेयरमैन होती है जोनल कमेटी की, और 2 से 4 मेंबर तक उसमें और लिए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जोन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग जैसा जोनल मैनेजर को ठीक लगे वैसा वो स्टाफ लेके और उस जोनल लेवल की कमेटी को कंस्टिट्यूट कर सकता है। इसमें भी वो कंडीशंस वही हैं कि एक मेल एम्प्लॉय होना ज़रूरी है, 50% या उससे ज़्यादा फीमेल मेंबर्स की संख्या कमेटी में होनी ज़रूरी है। आमतौर पर जो मेंबर्स का टेन्योर होता है साथियों वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होता, उसके बाद कमेटी रिकंस्टिट्यूट करनी होती है। साथियों हेड ऑफिस लेवल पे एचआरएम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है वो ये देखे कि कमेटी कंस्टिट्यूट हुई कि नहीं हुई, वर्किंग प्रॉपर है कि नहीं है, और इसी तरीके से जोनल किसी भी जोन में जोनल मैनेजर का काम बनता है वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि कमेटी कंस्टिट्यूटेड है और वो प्रॉपर वर्क कर रही है। साथियों ये जो कमेटियाँ होती हैं पहले इनको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहते थे, अब इसको थोड़ा सा चेंज करके इंटरनल कमेटी भी बोलते हैं। और अब इसके प्रोसीजर को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन फीमेल एम्प्लॉय अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकती है। साथियों एज का कोई कंसेप्ट नहीं है, किसी भी एज ग्रुप की फीमेल एम्प्लॉय वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकती है इस कमेटी के सामने। और वो अगर खुद फिजिकली कैपेबल नहीं है तो कोई उसका रिलेटिव, उसका फैमिली फ्रेंड, उसका कोई कलीग या कोई ऐसा आदमी जिसको पूरी इंसिडेंट की नॉलेज है वो आदमी उस फीमेल एम्प्लॉय की रिटर्न कंसेंट लेने के बाद उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ऐसे ही अगर कोई मेंटली इनकेपेबल एम्प्लॉय है तो उस केस में उसके फैमिली के मेंबर्स, उसका फ्रेंड, उसका कलीग जिसको पूरे इंसिडेंट की नॉलेज है उसको उसकी रिटर्न कंसेंट लेनी जरूरी है। और ऐसा कोई एक्सपर्ट आदमी जिसको मेंटली इनकेपेबल आदमी की सिचुएशन समझने में, उसको इंटरप्रेट करने की एक्सपर्टीज हो, वो भी कंप्लेंट लिखवा सकता है। तीसरा केस होता है साथियों अगर किसी कारणवश वो एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय एक्सपायर हो जाते हैं तो उस केस में उसका कोई फ्रेंड, उसका कोई कलीग जिसको मैटर की पूरी नॉलेज है वो उसके लीगल हेयर्स की रिटर्न कंसेंट के बाद ही इंटरनल कमेटी में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है। साथियों इसमें एक ये भी प्रोविजन है कि अगर कंप्लेनेंट चाहती है तो उनका आपस में समझौता करके भी कंप्लेंट को क्लोज किया जा सकता है। लेकिन अगर वो चाहती है कि पूरी इंक्वायरी हो तो उस केस में उस पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। और वो सिर्फ पैसे लेके समझौता करना चाहती है तो उस केस को भी एंटरटेन नहीं किया जा सकता, उस केस में भी पूरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। साथियों ये जो कमेटी होती है इसके पास जो सिविल कोर्ट है उसके जैसी ही पावर्स होती है। ये किसी भी आदमी को समन करके उसकी अटेंडेंस के लिए उसको फोर्स कर सकती है, इंश्योर कर सकती है। किसी भी फैक्ट्स की, एविडेंस की डिस्कवरी, प्रोडक्शन के लिए ये वो सिविल कोर्ट की पावर एग्जीक्यूट कर सकती है। और भी कई ऐसे केसेज है जिनमें ये सिविल कोर्ट की पावर्स एग्जीक्यूट कर सकती है। साथियों ये जो इंटरनल कमेटी होती है इसको 90 दिन में इंक्वायरी कंप्लीट करके अपनी रिपोर्ट, अगर वो जोनल लेवल की इंटरनल कमेटी है तो जोनल मैनेजर को सबमिट करनी होती है, अगर हेड ऑफिस लेवल की है तो उसको GM/HRM को उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। उसके अगले 60 दिन में जो ये कंसर्न ऑफ जो ये जिनको रिपोर्ट सबमिट की गई है इनको आगे एक्शन लेना होता है। साथियों ये जो पूरी इंक्वायरी है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये जो पूरी इंक्वायरी है ये पूरी की पूरी कॉन्फिडेंशियल रहती है। इतनी कॉन्फिडेंशियल है कि अगर इसके बारे में कोई RTI एक्ट में भी इंफॉर्मेशन मांगे तो उसको भी नहीं दी जा सकती। और इस इंक्वायरी से जुड़े हुए कमेटी के मेंबर या कंप्लेनेंट
या रेस्पोंडेंट या कोई और ऐसा गवाह है, अगर वो इंफॉर्मेशन लीक करता है तो 5,000 की पेनल्टी का उसके ऊपर प्रोविज़न है। तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहती है। हम बात कर रहे थे कि वो अपनी रिपोर्ट जब सबमिट कर देती है तो 60 दिन में जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको एक्शन लेना होता है। वो एक्शन के तौर पे साथियों, एज पर सर्विस रेगुलेशन, एम्प्लॉय है या ऑफिसर है उसके, वर्कमैन है या ऑफिसर है उसके अगेंस्ट एज पर सर्विस रेगुलेशन वो एक्शन ले सकती है। अगर कंप्लेनेंट को कुछ कंपनसेशन देना है तो उस रिस्पोंडेंट जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है उसकी सैलरी से पैसा काट के उसको कंपनसेट कर सकती है। जैसा अथॉरिटी को ठीक लगे वो वैसा डिसीजन ले सकती है। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साथियों, इस एक्ट का दुरुपयोग ना हो इसीलिए जो फॉल्स कंप्लेंट्स हैं उसको रोकने के लिए भी जिसने फॉल्स कंप्लेंट की है मालाफाइड इंटेंशन से, उसके अगेंस्ट एक्शन का भी प्रोविजन है। लेकिन अगर कोई कंप्लेनेंट किसी भी वजह से सबूत नहीं सबमिट कर पाती या वो सब्सटेंशिएट नहीं कर पाती अपनी कंप्लेंट को, तो वो मालाफाइड इंटेंशन में नहीं माना जाएगा। लेकिन जो सबूत सबमिट किए हैं वो मैनिपुलेटेड हैं, वो फेक हैं, गवाह झूठे हैं और पूरी स्टोरी फैब्रिकेटेड, अगर ये प्रूव होता है तो उस केस में कंप्लेनेंट जिसने फॉल्स कंप्लेंट फाइल की है उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई का प्रोविजन है। साथियों, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस एक्ट के प्रोविजंस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट नहीं कर पाता, कमेटी नहीं बना पाता और प्रॉपर तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कंप्लेंट रेजोल्यूशन है वो नहीं कर पाता, कहीं भी वायलेशन होता है इस एक्ट का किसी भी पॉइंट पर, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार 50,000 रुपये का फाइन लगता है, दोबारा होता है तो हायर अमाउंट का लगता है, और अगर ये रिपीटेडली होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस वर्किंग का, बिजनेस करने का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं इस एक्ट की सीरियसनेस क्या है। साथियों, ये तो बात हुई एक्ट क्या है, कैसे इसमें कमेटी बनी है, कौन फाइल कर सकता है, कैसे प्रोसीजर इंक्वायरी होती है, क्या पनिशमेंट होती है और उसके अदर नॉर्म्स क्या है। इसके अलावा साथियों, बैंक के लिए ये ऑब्लिगेटरी है कि वो हर अपनी ब्रांच में इस एक्ट से रिलेटेड इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है, जो इसके प्रोविजंस हैं, जो पॉलिसी है, वो नोटिस बोर्ड पे लगाए, सो दैट उसके एम्प्लॉयज उसको बार बार देख के रीइंस्टेट करें। मेल एम्प्लॉयज वुमेन हरासमेंट से दूर रहें। जब बार बार वो नोटिस बोर्ड पे ऐसी चीज़ें देखेंगे रिपीटेडली तो ऑब्वियसली वो उनके लिए एक नेगेटिव मोटिवेटर का काम करेगी। इसके साथ ही बैंक को इस पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए बहुत प्रोएक्टिवली सेमिनार्स, वर्कशॉप, ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करने का भी प्रोविज़न है जो ऑर्गेनाइजेशन को करने ही करने हैं। शायद आप लोगों को ये सुन के बड़ा अजीब लगा होगा कि ना तो आप लोगों ने कभी ब्रांच में ऐसा कोई नोटिस लगा हुआ देखा और ना आपने इस चीज़ को लेकर अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्कशॉप या कोई ऐसा कैंप वगैरह या कोई ट्रेनिंग वगैरह ऑर्गेनाइज होते हुए देखी। हर एक बैंक को चाहिए कि वो कमेटी से जुड़े हुए मेंबर्स को ट्रेन करे, अवेयर करे, अपने हर फीमेल एम्प्लॉय को अवेयर करे, इस एक्ट के प्रोविजन और पेनल्टीज से रिलेटेड हर मेल एम्प्लॉय को अवेयर करे, सेंसिटाइज करे, इसको एडवर्टाइज करे और इसके अलावा वो जो कुछ अपने एंड पे कर सकता है विमेन सेफ्टी के लिए उतना उसको करना चाहिए साथियों, क्योंकि वुमेन जितना सेफ फील करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए वो उतना ही डेडिकेटेडली काम करेंगी। इसमें मैं एक अपील और करना चाहता हूँ फीमेल एम्प्लॉयज़ को, सो दैट कि वो जो हरासमेंट है उसको अवॉइड कर सकें। एक तो जो इनफॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है बेसिकली कस्टमर्स वगैरह के साथ, उसको अवॉइड करें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिस कस्टमर को आप बहुत अच्छे से नहीं जानते, ट्रस्ट नहीं है, उससे भी, और जो अपने साथ जो काम करने वाले कलीग हैं उनके साथ भी। दूसरा, अगर कोई ऐसी जोक वगैरह या कोई ऐसी फिल्दी लैंग्वेज वगैरह यूज की जा रही है तो शुरुआत में मजबूरी में उस पर हंसने के बजाय कोशिश करिए कि पहले ही इंसिडेंट्स पे उसको रजिस्टर किया जाए, उसको बोला जाए कि दिस इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, काइंडली अवॉइड इट, आई एम नॉट गोना टॉलरेट इट। ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को पहले इंसिडेंट पे अगर आप टैकल कर लोगे वो बहुत ईजी होता है और सामने वाले को पता चल जाता है कि किसके सामने कैसा बिहेव करना है, कैसा नहीं करना है। ये तो था साथियों मेरी तरफ से विमेन एम्प्लॉयज़ के लिए जो उनके एक्ट के अंदर जो प्रोविज़न है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही
अगर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का कोई कस्टमर उनके साथ कहीं किसी भी जगह पे, सिर्फ बैंक ऑफिस में नहीं, घर से बाहर, बैंक से बाहर घर से बैंक तक, बैंक से घर तक जाते हुए या कहीं और विजिट पे जाते हुए कहीं किसी भी लेवल पे प्रीमाइसिस या आउट ऑफ प्रीमाइसिस अगर मिसबिहेव करता है, सेक्सुअल हरासमेंट करता है, तो उसके अगेंस्ट क्या प्रोविजंस हैं इंडियन पेनल कोड में, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। उसमें पूरा डिटेल में बताऊँगा क्या लॉ, क्या सेक्शंस हैं, कितनी पनिशमेंट है, कैसे कार्रवाई हो सकती है। तो अभी मेरा ये टोटली डेडिकेटेड था, विद इन ऑर्गेनाइजेशन हरासमेंट होती है तो उसका इंटरनल कमेटी का कैसे प्रोसीजर है, जस्टिस कैसे मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी जो नई होगी और आपके फ्यूचर को, सेफ फ्यूचर को और स्ट्रेस फ्री फ्यूचर को इंश्योर करने के लिए बहुत काम की होगी। ये प्रोविज़न हर ऑर्गेनाइजेशन में लागू है। जैसे अपने बैंक में इंटरनल कमेटी होती है, अदर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या ब्लॉक ऑफिसर के अंडर कमेटी बना के ही इस सारी प्रोसेस को किया जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबके साथ शेयर कीजिए, मेल मेंबर के साथ भी कीजिए, फीमेल एम्प्लॉय के साथ भी कीजिए, सबके काम की है। और इसी के साथ आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों।